Hindi horror stories. मेरे वार्ड की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। मॉनिटर की बीप बंद हो गई, पर उस पेशेंट की सांस चलती रही। नर्स स्टेशन के पीछे वाले खाली बेड पर किसी के बैठने से गद्दा खुद ब खुद धंस गया और ड्यूटी डॉक्टर की बंद कैबिन के अंदर से किसी ने मेरी ही आवाज में कहा, सिस्टर, इंजेक्शन रेडी कर दो। ई सुनकर मेरी तो रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। ये तो उस रात की पहली 4 लाइनें हैं जो उन्होंने हमें लिख कर भेजी। पहली कहानी आई है लखनऊ के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, सर्जिकल वार्ड की स्टाफ नर्स की तरफ से। वो लिखती हैं, अब आप आगे का पढ़िए कि उस रात के बाद मैंने क्या देखा। मैं उस रात नाइट ड्यूटी पर अकेली सीनियर नर्स थी। सर्जिकल वार्ड में कुल 12 बेड होते हैं, पर उस समय सिर्फ 3 ऑक्यूपाइड थे। बाहर बरसात हल्की हो रही थी। वार्ड के अंदर की ट्यूबलाइटें आंखों को चुभने जितनी सफेद। लगभग 11:30 के आसपास एक साथ तीनों मॉनिटर की बीप रुक गई। स्क्रीन ब्लैक नहीं हुई, बस नंबर्स फ्रीज हो गए, जैसे मशीन्स ने सोचना बंद कर दिया हो। उस सेम मोमेंट ऊपर वाली ट्यूब फ्लिकर करके बंद हो गई, पर इमरजेंसी लाइट ने बैकअप नहीं लिया। मैंने सोचा मेन लाइन गई होगी। ड्यूटी डॉक्टर अपने कैबिन में था। वहां की लाइट जल रही थी, डोर बंद। तीसरे बेड वाला पेशेंट आधा बेहोश था, पर अचानक उसने सीधा छत की तरफ देखा और बहुत साफ बोला, सिस्टर, पीछे वाले बेड पर कौन आ गया? पीछे वाला बेड खाली था। वहां 2 दिन पहले एक बुजुर्ग पेशेंट मरे थे। मैंने उसे डांट कर सीधा करवाया और मॉनिटर रीसेट करने गई। मॉनिटर के पास पहुंचते ही मुझे आरटी ट्रॉली के पीछे कोई खड़ा महसूस हुआ, जैसे कोई मेरी पीठ के ठीक पीछे आकर रुक गया हो। मैं मुड़ी, कोई नहीं। उसी समय ड्यूटी डॉक्टर के कैबिन के अंदर से मेरी ही आवाज आई, वही टोन, सिस्टर, मॉर्फिन की डोज तैयार कर लो, जल्दी। मैं जानती हूं, कैबिन का इंटरकॉम बंद था। डॉक्टर कभी इंटरकॉम से नहीं बुलाते, हमेशा डोर ओपन करके बोलते हैं। फिर भी आवाज साफ, जैसे माइक से आई हो। मैं कैबिन की तरफ बढ़ी। दीवार पर लगी क्लॉक नॉर्मली स्टेडी चलती है, पर उसमें सेकंड्स वाली सुई एक जगह पीछे आगे हिल रही थी, जैसे किसी ने टाइम को उंगली से रोक दिया हो। कैबिन के डोर के नीचे से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, जैसे ओटी लैंप की ग्लो। मैंने नॉक किया, कोई जवाब नहीं। हैंडल ठंडा होना चाहिए था, पर गर्म था। मैंने डोर थोड़ा सा खोला। अंदर कोई नहीं था। चेयर खाली, स्टेथोस्कोप टंगा हुआ, टेबल पर फाइल खुली हुई। फाइल पर जो नाम लिखा था वो तीसरे बेड वाले पेशेंट का था, जिसे अभी मैंने उठकर बोलते सुना था। पर डेट कॉलम में येस्टरडे नहीं, 2 इयर्स पहले की डिस्चार्ज डेट लिखी थी। नीचे लाल इंक में एक छोटा नोट, डाइड ऑन टेबल, नाइट ड्यूटी डॉक्टर प्रेजेंट। सिग्नेचर में उसी डॉक्टर का नाम जो इस समय ड्यूटी पर होना चाहिए था। उसी समय बाहर वार्ड में किसी चीज के गिरने की आवाज हुई, जोर की मेटल की ठनक। मैं भागकर बाहर आई। आरटी ट्रॉली जो मैंने सुबह वॉल के साथ रखा था, अब तीसरे बेड के पास खड़ी थी। ट्रे पर मॉर्फिन वाली वायल खुली पड़ी थी, सिरिंज में लगभग आधी भरी डोज। किसी ने उसकी नीडल से हवा निकालकर रेडी रखा हो जैसे। मेरे हाथ अपने आप ठंडे हो गए। मैंने पेशेंट की तरफ देखा। वो सीधा सीलिंग नहीं देख रहा था, बल्कि मेरे पीछे ड्यूटी डॉक्टर के कैबिन की दिशा में देख रहा था और फुसफुसा कर कह रहा था, सर, मुझे फिर वही इंजेक्शन मत देना। मैंने सिरिंज उठाई। वो गुनगुनी थी, जैसे किसी ने अभी पकड़ी हो। तीसरे बेड के मॉनिटर पर जो नंबर्स अभी फ्रीज थे, वो अचानक तेजी से बदलने लगे। पल्स ऊपर, नीचे, ऊपर, जैसे कोई इनविजिबल पैनिक चल रहा हो।
उसी समय कैबिन के अंदर से दूसरी आवाज आई। इस बार डॉक्टर की आवाज, पर थोड़ी दूर से, जैसे कॉरिडोर के एंड से आती हो। सिस्टर, केस नंबर 407। मॉर्फिन ज्यादा दे दी थी ना उस रात? मैंने कभी ऐसा केस नहीं सुना था, ना फाइल में देखा था। मैंने एकदम से सिरिंज डस्टबिन में फेंकी और पेशेंट को सिर्फ नॉर्मल सेडेटिव देने का डिसीजन लिया। ड्यूटी डॉक्टर जब वास्तव में कैबिन में वापस आया तो उसे मैंने सारी बात नहीं बताई, बस इतना कहा, सर मॉनिटर्स ग्लिच कर रहे थे। उसने हंसकर कहा, ये वार्ड तो शुरू से हाई ग्लिची है। यहाँ पहले भी कई बार रात में कोड ब्लू के बाद मशीन्स अपने आप बीप करती रही हैं। ड्यूटी के बाद सुबह जब मैं चेंजिंग रूम में बैठी थी तो वार्ड की सफाई स्टाफ भीतर आई। उसने कैजुअली पूछ लिया, मैडम, आज रात फिर किसी ने पीछे वाले बेड पर लाइट छोड़ दी थी क्या? सुबह जब हम आए तो वहां का पर्दा अंदर की तरफ खिंचा हुआ था और बेड की चादर पर किसी के लेटने के क्रीज फ्रेश थे। मैंने झूठ बोल दिया कि शायद मैंने चेक करना भूल किया होगा। कुछ दिन बाद क्यूरियोसिटी से मैंने पुराने एमआरडी रूम में जाकर फाइल रैक्स देखे। एक पुराना धूल भरा रजिस्टर था जिसमें ओटी डेथ्स का रिकॉर्ड था। उसमें एक एंट्री मिली, मनोज नाम से, एज 54, मॉर्फिन ओवरडोज आउट, नाइट ड्यूटी। और ड्यूटी डॉक्टर वही नाम जो मेरे साथ अब काम कर रहे हैं। रिमार्क्स में लिखा था, रिलेटिव्स कंप्लेन अबाउट सेकंड इंजेक्शन, केस क्लोज्ड। उसके ठीक नीचे एक और फेंट लाइन दिखी, जैसे किसी ने पेंसिल से लिखकर इरेज्ड किया हो। नाइट नर्स हर्ड ओन वॉइस ऑन इंटरकॉम। वो लाइन आधी मिटाई हुई थी। उस रात के बाद से मैं मॉर्फिन वाली रैक के पास ज्यादा देर नहीं रुकती। अब मेरी पोस्टिंग उसी हॉस्पिटल के दूसरे बिल्डिंग में हो गई है, लेकिन जब भी कोई मॉनिटर अचानक बिना रीजन बीप बंद कर दे या पब्लिक एड्रेस सिस्टम रात में 1 सेकंड के लिए ऑन हो जाए तो मेरी पकड़ अपने आप सिरिंज से ढीली पड़ जाती है। मैं उस वार्ड में वापस ड्यूटी करने नहीं गई, और सच्ची बात यह है कि अगर कभी रास्ता वहीं से गुजरता भी है तो मैं तीसरे बेड की तरफ देखे बिना सिर झुकाकर तेज कदमों से निकल जाती हूँ। उन्होंने अपनी कहानी यहीं खत्म की, और ऑनेस्टली मैं भी उस सर्जिकल वार्ड के तीसरे बेड की तरफ नजर नहीं उठाना चाहूंगी अगर कभी जाऊं। लेकिन हॉस्पिटल की रातें यहीं खत्म नहीं होती। अगली कहानी में जिस पर्सन ने लिखा है वो कहते हैं कि उनका काम था बॉडीज को गिनना, और एक रात काउंट कभी सही नहीं बैठा। फ्रिज की डोर अपने आप खुली। अंदर हर शेल्फ पर वाइट शीट के नीचे एक एक शेप स्टेडी पड़ी रही। बस बीच वाली ट्रे पर चादर के नीचे बहुत हल्की सांस उठती गिरती दिखी। लॉग बुक में उस स्लॉट का नंबर क्रॉस किया हुआ था, वेकेंट। उफ, ये तो पहली 4 लाइनों से ही मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। ये दूसरी कहानी है एक गवर्नमेंट मॉर्चरी के अटेंडेंट की, जो कहते हैं कि उन्होंने ईयर्स तक सिर्फ नंबर्स और शरीर देखे, लेकिन उस रात पहली बार किसी ने उनसे बात की जब रजिस्टर में उसके लिए जगह ही नहीं थी। वो लिखते हैं, मैं जानता हूं कि साउंड प्रूफ डोर्स के पीछे कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उस रात किसी ने सिर्फ मुझे ही सुना। मेरी पोस्टिंग जिला अस्पताल के मॉर्चरी में थी। काम सीधा था, बॉडी आए तो एंट्री करो, टैग लगाओ, फ्रिज में स्लॉट अलॉट करो, पोस्टमार्टम के बाद रिलीज करा दो। सीजन या फेस्टिवल के आसपास थोड़ा ज्यादा रश होता, बाकी दिन रूटीन। मॉर्चरी के अंदर की ठंड अलग तरह की होती है, मशीन वाली, जिसमें हवा में भी हल्की आयरन जैसी स्मेल होती है। मैंने शुरू में बहुत हिम्मत दिखाने की कोशिश की, पर कुछ हफ्तों बाद आदत हो गई थी। उस रात करीब 1:15 के आसपास बिजली चली गई। जनरेटर तुरंत चलना चाहिए था, पर 2 सेकंड का अंधेरा आया, बस 2 सेकंड।
लेकिन उन 2 सेकंड में मैंने क्लियर सुना कि कोई धीरे से बोल रहा है। एक और आ गया। आवाज किसी एक डायरेक्शन से नहीं, पूरे रूम की दीवारों से आई जैसे। लाइट्स वापस आईं तो फ्रिज की सारी रेड इंडिकेटर्स स्टेडी जल रही थीं। टेम्परेचर ठीक, पावर बैकअप ऑन। मैंने लॉगबुक चेक की। कुल 10 बॉडीज रजिस्टर थी। 10 स्लॉट्स भर चुके थे, 2 खाली थियोरेटिकली, पर प्रैक्टिकली हम हमेशा बीच बीच में एम्प्टी रखते हैं। उस नाइट तक कोई नई बॉडी नहीं आई थी। मैं टेबल पर बैठकर चाय पीने लगा। हार्ट रेट नॉर्मल करने में थोड़ा टाइम लगता है, आप समझ सकती हैं। लगभग 2 o'clock के आसपास आउटसाइड गेट पर नॉक हुई। पुलिस वैन आई। एक्सीडेंट केस। पेपर में लिखा, ब्रॉट डेड, अननोन मेल, अप्रॉक्सीमेट एज 35। मैं गिनने लगा। 1, 2, 3, 4, 10। सारे स्लॉट भरे हुए। अटेंडेंट आम तौर पर एक्स्ट्रा बॉडी के लिए तुरंत पूछ लेते हैं कहाँ रखेंगे, लेकिन उस समय मुझे लगा एक स्लॉट खाली है, बीच वाली रो में, तीसरा। मुझे अच्छी तरह याद है कि वहां पिछली शाम तक कोई था। मैंने फ्रिज का मेन डोर खोला। अंदर रोज क्लियर दिखाई देती है, लेफ्ट से राइट तक। काउंटिंग की आदत है तो मैं हमेशा टैग पढ़कर चेक करता हूं। फर्स्ट रो 3, सेकेंड रो 3, थर्ड रो 3। पर जब मिडिल रो के थर्ड स्लॉट पर नजर गई तो शीट फ्लैट पड़ी थी, जैसे कोई नहीं है। मैंने लॉग में देखा, उस नंबर के अगेंस्ट एक पुरानी एंट्री थी। 2 दिन पहले का नाम क्रॉस करके लिखा हुआ, रिलीज टू रिलेटिव्स। मतलब स्लॉट सच में खाली होना चाहिए था। मैंने नया शरीर उसी स्लॉट पर रखवाया, टैग लगाकर एंट्री कर दी। जैसे ही फ्रिज का डोर बंद किया, पीछे वाले कॉर्नर से बहुत हल्की खांसी की आवाज आई। वही सप्रेस्ड टाइप जो लोग कोल्ड रूम में जाते ही करते हैं। मैंने सोचा कोई स्टाफ है, पर वहां कोई नहीं। सीलिंग से वाटर ड्रिपिंग भी नहीं थी। मैं वापस टेबल पर आया। लॉग बुक ओपन थी, पेन वहीं, पर अभी जो एंट्री की थी अननोन मेल वाली, उस लाइन के ठीक ऊपर एक और फेंट एंट्री नजर आई, हल्की ग्रे इंक में। सेम डिस्क्रिप्शन, सेम एज, सेम एक्सीडेंट स्पॉट, सेम टाइम, बस ईयर डिफरेंट। 5 साल पहले का। नीचे रिमार्क्स में किसी ने लिख रखा था, अनक्लेम्ड, बरीड बाय हॉस्पिटल। मुझे लगा आईज मुझसे खेल कर रही हैं। मैंने ग्लास साफ किया, दोबारा देखा। वो फेंट एंट्री अब भी थी, जैसे किसी ने घोस्ट पेंसिल से लिखी हो। उसी मोमेंट फ्रिज के अंदर से ट्रेस की हल्की आवाज आई, मेटल ऑन मेटल, जैसे किसी ने अंदर से अपने आप थोड़ा खिसक कर जगह बनाई हो। टेम्परेचर गेज नॉर्मल दिखा, लेकिन रेड लाइट थोड़ी इंटेंस चमकने लगी। मैंने और सोचना बंद किया। गार्ड को आवाज दी और कहा कि टी बना लाए। करीब 3 o'clock पर, जब बाहर पूरी तरह क्वाइट था, गेट पर कोई नहीं, मैंने एक बार फिर फ्रिज खोला। मिडिल रो के थर्ड स्लॉट पर शीट के नीचे से बहुत हल्का सांस जैसा उठना गिरना दिखा। मैंने अपने आप को समझाया कि ये मेरी खुद की ब्रीदिंग का रिफ्लेक्शन है, पर जितनी बार मैं ब्रीथ रोकता, उतनी बार भी शीट जरा सी हिलती रहती। मैंने हिम्मत करके कहा, आधी मजाक आधी डर में, अगर कोई है तो बोलो। अंदर से कोई वॉइस नहीं आई, सिर्फ शीट के एज से एक ठंडी हवा बाहर निकली और मेरे हाथ पर पड़ी। उस ठंड में स्मेल नहीं थी, पर कुछ याद जैसा था, जैसे पुराने आयरन के गेट पर हाथ रखा जाए। सुबह पोस्टमार्टम डॉक्टर आए। उन्होंने बॉडीज चेक की।
अननोन मेल वाले स्लॉट तक आते आते उन्होंने रजिस्टर देखा, ब्राउन फाइल खोली और मुझसे पूछा, तुमने इसको यहाँ रिपीट कैसे कर दिया? ये केस तो पुराना लिखा है यहाँ। मैं कुछ बोल नहीं पाया। उन्होंने फेंट एंट्री पर उंगली रखी जो अब मुझे दिख ही नहीं रही थी और बोले, देखो यही लिखा है, सेम एक्सीडेंट स्पॉट, सेम डिस्क्रिप्शन। मैंने अपनी आंखों से सिर्फ प्लेन पेज देखा, लेकिन उनके चेहरे पर जो सीरियसनेस थी उससे लगा कि शायद कुछ मैं नहीं, वो ज्यादा देख रहे हैं। उस रात के बाद मैंने अकेले फ्रिज ओपन करना बंद कर दिया। नई पोस्टिंग के लिए एप्लीकेशन दे दी। अब मैं उसी हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक वार्ड में अटेंडेंट हूं। बॉडीज अब भी रोज आती हैं, पर उन्हें बेसमेंट की तरफ जाते सिर्फ दूर से देखता हूं। कभी कभी रात को जब वार्ड में बहुत ठंड हो और पेशेंट की सांसों के बीच एक्स्ट्रा पॉज लगे, तो मुझे लगता है जैसे नीचे मॉर्चुअरी का फ्रिज एक बार धीरे से ओपन हुआ हो, कोई काउंट फिर से शुरू हुआ हो और किसी फेंट रजिस्टर में किसी ने मेरी लाइन के नीचे खुद ब खुद एक और एंट्री जोड़ दी हो। उन्होंने आखिर में लिखा, मैं आज भी लॉग बुक में अपने नाम के नीचे जगह खाली नहीं छोड़ता, पूरा पेज भर देता हूं ताकि कोई एक्स्ट्रा लाइन खुद से ना जुड़ पाए। और ऑनेस्टली इस कन्फेशन के बाद मॉर्चुअरी की स्टेयर्स मेरे लिए भी किसी हॉरर सेट से कम नहीं लगेंगी। तीसरी कहानी शायद सबसे पर्सनल है। यहां लिखने वाली खुद डॉक्टर है और कहती है कि उन्होंने जितनों को बचाया उतने ही फेसेस अब उनके कॉरिडोर में वापस चलकर आते हैं, सिर्फ एक चीज मांगने, एक और राउंड देख लीजिए। स्ट्रेचर का पहिया स्टक हो गया था, लेकिन वार्ड के बीचों बीच वो अपने आप 2 कदम आगे खिसक गया। ऑक्सीजन सिलेंडर बंद था, फिर भी मास्क के अंदर कोई फॉग बनती रही। नर्सिंग स्टाफ सब ऊपर की तरफ थे और नीचे वाले कॉरिडोर में सिर्फ मेरे चप्पल की आवाज सुनाई देनी चाहिए थी, लेकिन वहां 2 चालें थी, मेरी से हाफ स्टेप पीछे। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूं प्राइवेट हॉस्पिटल में। लोग सोचते हैं प्राइवेट सेटअप क्लीन, ब्राइट, सेफ होता है, पर रात के कॉरिडोर सब जगह सेम चलते हैं, लंबे, खाली, फ्लोरेसेंट लाइट की चिकनी रोशनी में। उस रात मैं 10 घंटे की ड्यूटी के बाद भी नीचे आईसीयू की तरफ जा रही थी। टाइम लगभग 1:30 होगा। लिफ्ट बंद थी तो मैंने स्टेयर्स ली। नीचे उतरी तो देखा कॉरिडोर के एंड पर इमरजेंसी एग्जिट वाली ग्रीन लाइट स्ट्रेंज तरह से फ्लिकर कर रही थी, जैसे किसी ने उसके सामने हाथ हिलाया हो। आईसीयू के बाहर 3 मॉनिटर की फेंट बीप हमेशा सुनी जाती है, पर उस समय कंप्लीट साइलेंस था। रिसेप्शन डेस्क खाली, ड्यूटी नर्स शायद अंदर पेशेंट्स के पास। तभी मेरे पीछे से किसी ने बहुत नॉर्मल टोन में कहा, मैडम एक बार और देख लीजिए ना, लास्ट टाइम आपने खुद बोला था ना कि नेक्स्ट राउंड में ठीक लगा था। वॉइस पहचानने में मुझे सेकंड भर लगा। ये वही अजीब मिक्स था जो कई पेशेंट्स की याद कंबाइंड होती है, ना पूरी तरह मेल ना फीमेल, बस थोड़ा भारी। मैंने सोचा कोई रिलेटिव होगा। मैं मुड़ी, कॉरिडोर खाली। आईसीयू के ग्लास डोर से अंदर देखा, 3 बेड ऑक्यूपाइड, 2 खाली। बीच वाले बेड पर एक यंग लड़का था जिसे 2 दिन पहले सिवियर निमोनिया के साथ एडमिट किया गया था। उसके बारे में मुझे याद आया कि येस्टरडे इवनिंग मैंने राउंड्स पर आते हुए मजाक में उसके फादर से कहा था, आज तो अच्छे लग रहे हो, नेक्स्ट राउंड तक और बेटर दिखोगे। उस वक्त मेरी बात पर सब मुस्कुराए थे। ग्लास के उस पार अब उसकी चेस्ट की मूवमेंट धीमी थी,
मॉनिटर पर नंबर्स एक्सेट्रा स्टेबल, ऑलमोस्ट फ्लैट रेगुलर रिदम, जैसे एग्जाम की कॉपी नीट बट लाइफलेस हो। मैं अंदर गई। नर्स ने ब्रीफ दिया, मैडम सुबह से कंडीशन सेम है, ना ज्यादा बेटर ना वर्स। मैंने स्टेथोस्कोप से सुना। लंग्स में क्रैकल्स कम थे, पर एक अजीब लो हमिंग थी, जैसे कोई बहुत दूर मशीन चल रही हो। मैंने स्टाफ को कहा कि रात में 2 बार और चेक कर लें और नेक्स्ट एंटीबायोटिक राउंड प्रॉपरली दे दे। मैं बाहर निकलने लगी तो आईसीयू के बाहर वाली वॉल पर लगे नोटिस बोर्ड पर नजर पड़ी। वहां डिस्चार्ज हुए पेशेंट्स के कुछ थैंक यू कार्ड्स पिन थे। बीच में एक फोटो किसी ने नई लगाई थी, स्मॉल प्रिंट आउट, उसी लड़के की प्रीवियस एडमिशन वाली, जब वो 6 मंथ्स पहले डेंगू से बचकर गया था। नीचे हैंड रिटन लाइन, सेकेंड टाइम भी आप ही ड्यूटी पर होंगी ना मैडम। हैंडराइटिंग शेकी थी, शायद उसके फादर की। मुझे याद आया कि मैं वही कंसल्टेंट थी दोनों बार। मैंने सोचा किसी ने नॉस्टैल्जिया में लगाई होगी। कॉरिडोर से ऊपर जाने लगी। हाफ लैंडिंग पर पहुंचते ही नीचे से व्हील वाली आवाज आई, जैसे स्ट्रेचर अपने आप थोड़ा आगे खिंचा हो। मैं फिर नीचे आई। इमरजेंसी ट्रॉली, जो हमेशा वॉल के साथ रहती है, अब आईसीयू डोर के बिल्कुल सामने रखी थी। उसके व्हील्स के पास फ्लोर पर 2 अलग अलग शू मार्क्स थे, एक फ्लैट अटेंडेंट के स्लीपर्स जैसे और एक हल्का, जैसे किसी बेयरफुट ने डस्ट में ट्रेल छोड़ा हो। मैंने ट्रॉली वापस कॉर्नर में लगा दी। बस हाथ हटाते ही पीछे से वही वॉइस, थोड़ा इरिटेटेड, एक बार और देख लेते ना। उस रात करीब 3 o'clock पर नर्स ने कॉल किया। उस लड़के की कंडीशन अचानक वर्सन कर गई थी। हम सब ने मिलकर लगभग 40 मिनट्स रिससिटेशन की कोशिश की, पर उसे बचा नहीं पाए। डेथ सर्टिफिकेट पर टाइम लिखते समय मेरा पेन 2 बार रुका। हर बार शब्द खुद बदलने जैसा लगा। ब्रॉट बैक बन जाए, पर बनता नहीं। नेक्स्ट डे वार्ड से कोई खास अनयूजुअल बात नहीं हुई, रूटीन चलता रहा। 2 हफ्ते बाद एक और पेशेंट एडमिट हुआ, सिमिलर एज, अलग डिजीज। मैं राउंड्स के बाद आईसीयू से निकली तो नोटिस बोर्ड पर वही जगह खाली थी जहां पहले उस लड़की की फोटो पिंड थी। कोई और कार्ड लगा था, सिंपल प्रिंटेड थैंक यू नोट। मगर जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ने लगी, पीछे से फिर वही नॉर्मल टोन, ऑलमोस्ट कैजुअल, मैडम आपने वादा किया था, ध्यान से देखोगी सेकंड टाइम पर। मैंने खुद को समझाया, ये मेरी गिल्ट की आवाज है, इलाज की लिमिट की फ्रस्ट्रेशन है। मैं ऊपर के डॉक्टर्स लाउंज में गई, पानी पिया, खुद को बिजी रखा। उस रात ड्रीम नहीं, बिल्कुल जागते हुए कॉरिडोर में बैठी। मैंने देखा कि आईसीयू डोर के ऊपर इमरजेंसी एग्जिट वाली ग्रीन लाइट बिना किसी रीजन के डिम होकर ब्राइट, फिर डिम होकर ब्राइट हो रही थी, जैसे किसी की सांस सिंक में चल रही हो। हर बार लाइट थोड़ी कमजोर होती तो मुझे वही लाइन याद आती, लास्ट टाइम आपने खुद बोला था। और मेरे कानों में स्टेथोस्कोप की जगह खाली हवा भर जाती। मैं आज भी उसी हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, पोस्टिंग बदली नहीं, पर हर बार जब कोई पेशेंट दोबारा एडमिट होता है, सेम फेस, सेम बेड, डिफरेंट डिजीज, मैं अपने नोट में बहुत साफ लिखती हूँ, नो प्रॉमिस फॉर नेक्स्ट राउंड। मैं रिलेटिव से उम्मीद के नाम पर मजाक नहीं करती और आईसीयू के नोटिस बोर्ड पर लगी हर नई तस्वीर को देखते हुए 2 सेकंड एक्स्ट्रा लेती हूँ, बस ये चेक करने के लिए कि कहीं पीछे वाला कागज दबा हुआ तो नहीं, किसी ऐसे का जो ऑलरेडी 2 बार एडमिट हो चुका हो। उन्होंने अपनी कहानी इस लाइन पर खत्म की, कभी कभी लगता है हॉस्पिटल के कॉरिडोर में सिर्फ हम नहीं,
हमारे पिछले फैसले भी राउंड्स लगाते रहते हैं। और मुझे लगता है ये लाइन हर डॉक्टर, हर नर्स ने अपने लेवल पर कभी ना कभी ज़रूर महसूस की होगी। मैं आरजे मोनिका, और आज की रात बस इतना कहूँगी। हॉस्पिटल में मशीन्स की बीप, ट्रॉले की व्हील्स और नर्स की चप्पल की आवाज़ सब मिलकर एक ऐसा राग बनाती हैं जो रात के बाद भी कानों में बजता रहता है। अगर आप कभी किसी एम्प्टी कॉरिडोर में अपनी चाल के साथ एक हाफ स्टेप पीछे दूसरी चाल सुने तो पलटकर मत देखिएगा। हो सकता है वो सिर्फ आपकी थकान हो, और हो सकता है कि नहीं। ये थी रेडियो 18.9 की आज की ड्यूटी। फाइल्स बंद कीजिए, लाइट्स ऑफ कीजिए, लेकिन अंदर की सुनवाई अभी भी जारी रहेगी। क्या तुम सुन रहे हो?